नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राउतवाट। बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सबसे पहले ज्योग्राफी विषय के संबंध में ज्योग्राफी के सिलेबस की विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ये ऑनलाइन क्लास का प्रथम वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी के सिलेबस की जानकारी देंगे और परीक्षा में क्वेश्चनों की क्या स्कीम रहेगी, एग्जाम से संबंधित जो स्कीम, क्वेश्चन, मार्क्स की हम जानकारी देंगे। भूगोल विषय को बीए पार्ट फर्स्ट में दो पार्ट में बांट करके, दो पेपरों में बांट करके अपने को पढ़ना है। दो पेपर हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट को दो पेपरों में बांटा गया है, पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में हम भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे और पेपर सेकंड में ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। ये दोनों ही पुस्तक भूगोल की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसे हम भूगोल कहते हैं उसमें मुख्य रूप से मानव भूगोल और भौतिक भूगोल मुख्य ब्रांचेज हैं इसकी। तो हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट और फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें। फिजिकल ज्योग्राफी को, या ऐसा कह दीजिए पेपर फर्स्ट को, 5 यूनिट में बांटा गया है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें 5 यूनिट हैं और इन 5 यूनिट को हमें तैयार करना है। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी को, भौतिक भूगोल को हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला इसका पार्ट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। दूसरा पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। तीसरा इसका पार्ट है वो है ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान या सागर विज्ञान। और चौथा है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण भूगोल। इन 4 भौतिक भूगोल को इन 4 पार्टों में बांटा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में मात्र 3 पार्टों को शामिल किया गया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। इस पूरे सिलेबस को फिजिकल ज्योग्राफी के इन 3 जो ब्रांचेज हैं इनको एमएलएसयू ने 5 यूनिट में बांटा है। इसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट में जियोमॉर्फोलॉजी को शामिल किया गया है, भू आकृति विज्ञान को शामिल किया गया है। थर्ड और फोर्थ यूनिट में क्लाइमेटोलॉजी को शामिल किया गया है और फिफ्थ जो यूनिट है और लास्ट यूनिट है उसमें ओशियनोग्राफी को शामिल किया गया है। ओशियनोग्राफी का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जियोमॉर्फोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक हैं उसकी हम चर्चा करें। इन सभी यूनिट्स को फिर 5-5 भागों में बांटा गया है। हर यूनिट के 5 पार्ट हैं। यूनिट फर्स्ट में हम देखें डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र। ये महत्वपूर्ण है। भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और भौतिक भूगोल में कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया जाता है, इसका स्कोप क्या क्या है, इन सब का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है,
पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं। इनमें से आपके सिलेबस में एक हाइपोथेसिस और एक थ्योरी को शामिल किया गया है। हाइपोथेसिस है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, लेकिन केवल एक हाइपोथेसिस का अध्ययन करना है, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। और एक थ्योरी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आपको केवल जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना और बिग बैंग थ्योरी का ही अध्ययन करना है। तीसरा जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने देख लिया। इन दो थ्योरी में, एक हाइपोथेसिस और थ्योरी में, इसका हम अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब पृथ्वी के अंदर धरातल से नीचे क्या क्या है, धरातल से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की क्या स्थिति है, इसका हम विस्तार से इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, उसके बाद में पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने, ये इसकी उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम दो सिद्धांत देखेंगे, एक है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आगे कंपटीशन की दृष्टि से भी, और आपके जो है इस डिग्री कॉलेज में फर्स्ट ईयर में भी ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ मैग्नर और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें केवल दो सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। एक है कोबर का जियोसिंक्लिन ऑर्गन थ्योरी और एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक और कोबर के सिद्धांत का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इस तरह से ये यूनिट फर्स्ट में 5 टॉपिक हैं। और अब हम देखेंगे यूनिट सेकंड भी जियोमॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है, भूआकृति विज्ञान का ही पार्ट है। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले आइसोस्टेसी का मतलब है समस्थिति। इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी है, पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी के धरातल पर कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं गहरी घाटियां हैं। इसके बावजूद भी इस धरातल पर एक संतुलन की स्थिति पाई जाती है। ऐसा क्यों है? इसी को हम समस्थिति कहते हैं, आइसोस्टेसी कहते हैं। ये संतुलन किस कारण से है? जो भाग जहाँ पर पर्वत हैं, एक जगह पर्वत हैं, दूसरी जगह मैदान है, तो पर्वत वाले साथ दबा हुआ होना चाहिए, उसमें तो वजन ज़्यादा है ना। तराजू का एक पलड़ा भारी है, एक में ज़्यादा सामान है, दूसरे में कम सामान है, तो जिसमें ज़्यादा सामान होगा वो नीचे, कम सामान वाला ऊपर। लेकिन पृथ्वी पर ऐसी स्थिति नहीं है, पर्वत पठार मैदान है, उसके बावजूद भी जो है तराजू में समस्थिति पाई जाती है, समान स्थिति पाई जाती है। तो इसका क्या कारण है? आइसोस्टेसी का क्या कारण है? समस्थिति का क्या कारण है? इसमें दो सिद्धांत हैं, दो संकल्पनाएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। एक है एरी के कंसेप्ट और दूसरी है प्राट के कंसेप्ट। इन दोनों का ही हम इसमें टॉपिक में अध्ययन करेंगे। अगला है डायस्ट्रोफिज्म, और इस टॉपिक में दो सब टॉपिक हैं, एक है फॉल्ट और एक है फोल्ड, एक भ्रंश और दूसरा है फलन। हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो धरातल है या पृथ्वी की जो भूगर्भिक क्रियाएं हैं, आंतरिक क्रियाएं हैं, वो शांत नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। उनके परिणाम स्वरूप धरातल पर पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण धरातल पर बहुत लंबी, गहरी और चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसे दरार को हम भ्रंश कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। फॉल्ट की कारण है, वो मुख्य कारण है
भूगर्भ में जब दो शक्तियाँ विपरीत दिशा में कार्य करती हैं तो फाल्ट का निर्माण होता है, और यदि भूगर्भ में दो शक्तियाँ आमने सामने कार्य करती हैं तो दरार न पड़ करके उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, और उन मोड़ों को ही हम फोल्ड कहते हैं, वलन कहते हैं। तो इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में तीसरा जो टॉपिक है यूनिट सेकंड का वो है वेदरिंग, अपक्षय। कोई भी चट्टान है जब अपने स्थान पर भौतिक, यांत्रिक, जैविक आदि क्रियाओं के परिणाम स्वरूप टूट फूट जाती है और बिखर जाती है तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। तो ये टॉपिक भी इसमें हम पढ़ेंगे। अपक्षय के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। एक फिजिकल वेदरिंग है, एक केमिकल वेदरिंग है और एक बायोलॉजिकल वेदरिंग है। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इसके बाद में हम देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न एंड साइकिल ऑफ इरोजन। ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह तंत्र कैसे, धरातल पर अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है, इन सब का अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे हम। आगे है साइकिल ऑफ इरोजन, अपरदन चक्र की हम चर्चा करेंगे। अभी आपको बताया अपक्षय, जब कोई चट्टान अपने स्थान पर स्थिर रह करके टूट फूट जाती है तो वह अपक्षय कहलाता है। लेकिन जब हवा के द्वारा, जल के द्वारा, सागरीय जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा या हिमानी के द्वारा कोई चट्टान कट पिट जाती है, घिस जाती है, तो उसको हम इरोजन कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन चक्र के बारे में 2 विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। एक डेविस का अपरदन चक्र और दूसरा है पेंग का अपरदन चक्र। इन दोनों ही टॉपिकों का हम दोनों ही बिंदुओं का अध्ययन इस यूनिट में हम करेंगे। और सेकंड यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है वो है लैंड फॉर्म्स, स्थलाकृतियाँ। हम धरातल पे देखते हैं कि बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कई पर्वत है, पठार है, मैदान है। और फिर हम देखें तो अपरदन के जो कारक हैं जैसे पवन है, नदी जल है, सागरीय जल है, भूमिगत जल है या हिमानी है, ये भी कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे फ्लूवल, नदी से बनने वाली स्थलाकृति, और कोस्टल, तटीय स्थलाकृति जिनका निर्माण सागरीय जल से होता है। और लास्ट एरिड, शुष्क स्थलाकृति जिनका निर्माण पवन से होता है, बहती पवन, बहती हवा से जिसका निर्माण होता है। इन 3 कारकों से बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन हम इस लैंडफॉर्म टॉपिक में करेंगे। इस तरह से यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड और दोनों का ही संबंध जियोमॉर्फोलॉजी से है। अब हम यूनिट थर्ड की बात करें। थर्ड और फोर्थ में क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक लिए गए हैं, तो सबसे पहले हम थर्ड की चर्चा करें। तो थर्ड में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन और संरचना। पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसका निर्माण कौन कौन से तत्वों से हुआ है, इसको हम कंपोजिशन कहते हैं, संगठन कहते हैं। कौन कौन सी वस्तुओं के मिलने से वायुमंडल बना है। इसमें मुख्य रूप से हम 3 वस्तुओं को शामिल करते हैं वायुमंडल के निर्माण में। सबसे महत्वपूर्ण है गैसेज, दूसरा है धूल कण और तीसरा है जलवाष्प। इन 3 चीज़ों के मिलने से ये वायुमंडल बना है जिसको हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसी टॉपिक में एक और हम देखेंगे स्ट्रक्चर, इसकी प्रत्यय, संरचना कैसी। धरातल, पृथ्वी के धरातल से लेकर के वायुमंडल की जो अंतिम परत है वहाँ तक क्या समान रूप से एक जैसा वायुमंडल है या इसको विभिन्न परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल की सघनता, घनत्व और तापमान के आधार पर इसको विभिन्न परतों में बांटा जाता है। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ कर के आए हैं, सबसे पृथ्वी के धरातल के सबसे नज़दीक वाली जो परत है वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोपाज, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, इन आयन मंडल, इन विभिन्न परतों में पृथ्वी के वायुमंडल को बांटा जाता है, जिसका विस्तार से इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में क्लाइमेटोलॉजी का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय तापमान। एक धरातल का तापमान है और एक वायुमंडल का तापमान है। तो इस टॉपिक में हम केवल वायुमंडलीय तापमान का अध्ययन करेंगे।
और इसी वायुमंडलीय तापमान में हम दो सब टॉपिक, एक है आइसोलेशन सूर्यातप और दूसरा टॉपिक है वो है हीट बजट ऊष्मा संतुलन। इनका अध्ययन भी हम इसी टॉपिक में करेंगे। अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब या वायुदाब का हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। वायुदाब के टॉपिक में हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, वायुदाब का लंबवत और क्षैतिज वितरण का हम अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुदाब की क्या स्थिति रहती है और मध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसकी क्या स्थिति रहेगी, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। और इसका यूनिट 3 का 4th टॉपिक है विंड्स, पवनें। पवन क्या है, पवन कैसे चलती है और पवन कितने प्रकार की होती है, इन सब का अध्ययन इस टॉपिक में हम करेंगे। पवन के प्रकार जो बताए गए हैं वो है प्लेनेटरी घरीय पवन, दूसरा है पीरियोडिक पवन मौसमी पवन या मानसूनी पवन जो किसी मौसम विशेष में एक दिशा में चलती है और फिर उसके बाद में दूसरी दिशा हो जाती है इनकी। तीसरा है लोकल विंड्स, स्थानीय पवन। इस तरह से घरीय पवन, मानसूनी पवन, स्थानीय पवन, ये पवन के प्रकार हैं। यूनिट 3 का ही लास्ट टॉपिक है वो है जेट स्ट्रीम वायुमंडल में, या आप ऐसा कह सकते हैं क्षोमंडल के ऊपरी भाग में तेज गति से पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने वाले पवनों को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम इसलिए कहते हैं कि इनकी गति जेट विमानों के समान होती है, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो इसका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। इस तरह से यूनिट 3 है का 4th यूनिट में हम देखें तो ये भी क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट टॉपिक है एयर मास, वायु राशियाँ, सोर्स रीजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास। एयर मास की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं और एयर मास वायु राशियों के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सब का अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। अगला है फ्रंट्स, वाताग्र। वाताग्र क्या है, वाताग्र की उत्पत्ति कैसे होती है, वाताग्र जनन क्या है, वाताग्र क्षय नष्ट कैसे होते हैं और वाताग्र के प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ फ्रंट्स, वाताग्र के प्रकार। फ्रंट जेनेसिस, वाताग्र का निर्माण, वाताग्र जनन क्या है, और फ्रंटोलिसिस, वाताग्र का क्षय, वाताग्र नष्ट कैसे होता है। जब दो वायु राशियाँ, विपरीत स्वभाव की दो वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं तो उस स्थान पर एक ढालनुमा स्थिति बनती है उसे ही हम वाताग्र कहते हैं। तो इसका अध्ययन भी हम विस्तार से इस टॉपिक में करेंगे। अगला है साइक्लोन, चक्रवात। चक्रवात क्या है, चक्रवात के कितने प्रकार हैं, वो सब हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। और अगला टॉपिक है एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रति चक्रवात। इन दो अलग अलग टॉपिक है। साइक्लोन के इसमें 2 प्रकार बता रखे हैं, एक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन और एंटी साइक्लोन हो गए। अब लास्ट में हम देखेंगे 4th यूनिट की 5th टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बाई कोपेन, जलवायु वर्गीकरण। पूरी पृथ्वी को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है, किसने बांटा है। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जैसे त्रिवार्ता है, कोपेन है। इनमें से जो आपके सिलेबस में वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, आप मानचित्र में देख रहे हैं ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन, ये हम देखेंगे। अब आपकी पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी की अंतिम यूनिट है जिसमें हम ओशनोग्राफी को शामिल करते हैं, समुद्र विज्ञान को शामिल करते हैं। समुद्र विज्ञान से संबंधित टॉपिकों का अध्ययन इसमें करेंगे, जिसमें आप देखेंगे पहला टॉपिक है रिलीफ ऑफ ओशियन बेसिन्स। ओशियन बेसिन के उचावच, एक तरह से सागरीय उचावच। जिस तरह से आप देखते हैं पृथ्वी के धरातल पर संपूर्ण धरातल एक समान नहीं है, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, कहीं पर घाटियां पाई जाती हैं। सेम ऐसा ही समुद्र में भी, ऐसा नहीं कि समुद्र का जो धरातल है, समुद्र का जो पैंदा है वो पूरा एक समान है, ऐसा नहीं है। समुद्र के अंदर भी कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं गहरी घाटियाँ, भ्रंश हैं, ये सब समुद्र में भी पाए जाते हैं।
अब इसमें ओशन में हम देखेंगे तो समुद्री ऊंचाइयों में हम देखेंगे तो ये सभी महासागरों में ऐसा पाया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है केवल हिंद महासागर के ऊंचाइयों का हम अध्ययन करेंगे। बॉटम रिलीफ ऑफ द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के ऊंचाई का हम इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा इसका टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियंस। समुद्र के तापमान, हमने वायुमंडल का तापमान पढ़ा, वायुमंडलीय तापमान का अध्ययन हमने यूनिट 3 में किया था। अब यहाँ देखेंगे समुद्र का तापमान, समुद्री जल का तापमान क्या है, समुद्र की सतह से लेकर के समुद्र के पैंदे तक तल तक का तापमान समान है या अलग अलग है, इसका अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। इसी तरह से इसी में एक छोटा टॉपिक और है सैलिनिटी ऑफ ओशियंस, समुद्र की लवणता। समुद्र का जल है वो खारा होता है, उसमें खारापन है, उसमें लवणता पाई जाती है। तो लवणता की भी क्या स्थिति है, समुद्र की सतह से लेकर के समुद्र के पैंदे तक की संपूर्ण जो जल है उसमें समान लवणता पाई जाती है या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग लवणता पाई जाती है, इसका अध्ययन इस टॉपिक में हम करेंगे। अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 5 में ओशियन करंट्स, महासागर की धाराएं, जल धाराएं, महासागरीय जल धारा। सबसे पहले इसको आप समझना चाहेंगे, महासागरीय जल धारा किसे कहते हैं? कि जिस तरह से स्थल के ऊपर नदियां चलती हैं जो एक निश्चित स्थान से निश्चित दिशा में जिनका मार्ग होता है, उसी तरह से समुद्र में भी नदियां चलती हैं। समुद्री नदियों को हम जल धारा कहते हैं, लेकिन वो हमें आसानी से प्रतीत नहीं होता क्योंकि वो संपूर्ण जली जल है। स्थल के ऊपर यदि जल बहेगा तो हमें वो दिख जाता है और हम कह सकते हैं एक नदी है ये, लेकिन सागरीय नदियों को हम आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। महासागरों में एक निश्चित क्षेत्र से निश्चित गति से निश्चित दिशा में जो जल प्रवाहित होता है उसको महासागरीय जलधारा कहते हैं। तो ये भी सभी महासागरों में ये जलधाराएं चलती हैं, लेकिन केवल आपके सिलेबस में अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करना है। इसमें अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन करंट का हम अध्ययन करेंगे। अब हम लास्ट 4th टॉपिक है इसका, वो है टाइड्स, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का हम अध्ययन करेंगे। इसमें ज्वार भाटा क्या है और ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, टाइप ऑफ टाइड्स, ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटे के क्या प्रकार हैं, कितने भागों में बांटा जाता है, और उसके बाद में है थ्योरी ऑफ ओरिजिन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें हम 2 सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी और स्टेशनरी वेव थ्योरी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। और लास्ट टॉपिक है पेपर फर्स्ट का, वो है कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ कौन सी कंडीशन में उत्पन्न होती है, ग्रोथ करती है, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, इसकी वृद्धि की परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से कारण हैं, टाइप ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति के कौन कौन से प्रकार हैं, और लास्ट में हम देखेंगे ओरिजिन अकॉर्डिंग टू डार्विन एंड मरे, डार्विन और मरे के अनुसार प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। इस तरह से ये जो है पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको हम 5 भागों में बांट करके, 5 यूनिट में बांट करके हम आपको अध्ययन करवाएंगे। अब इनमें से आपको हम बता चुके हैं, इसके जो 2 यूनिट हैं, फर्स्ट और सेकंड यूनिट हैं, इनका संबंध जियोमॉर्फोलॉजी से है। जियोमॉर्फोलॉजी एक तरह से आप यह कह दीजिए भू आकृति विज्ञान से संबंध है इसका, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। और अगली जो 2 यूनिट हैं, इनका संबंध भू आकृति विज्ञान से है। यूनिट 3rd और 4th का संबंध क्लाइमेटोलॉजी से, जलवायु विज्ञान के टॉपिक हैं ये, और लास्ट जो है वो समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी से है। तो इन 5 यूनिट में बांट करके हम फिजिकल ज्योग्राफी का हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करेंगे पेपर
पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड से पहले हम इसकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसकी हम चर्चा करते हैं। आप देखेंगे जो पेपर फर्स्ट है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों ही पेपरों में 25 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे आपके, और 25 में से 17 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल जो ये क्वेश्चन हैं वो 17 मार्क्स के हैं। इसी तरह से फर्स्ट पेपर 17 मार्क्स का होगा, सेकंड पेपर 17 मार्क्स का होगा, और 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस तरह से बीए पार्ट फर्स्ट जो ज्योग्राफी है उसके 3 पेपर हो गए। पेपर फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी जिसके सिलेबस को हमने विस्तार से बता दिया है। पेपर सेकंड है जिसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसका हम बाद में बताएंगे, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और इसी तरह से एक पेपर प्रैक्टिकल का पेपर और होता है, वो 60 नंबर का है। तो 70 प्लस 70 प्लस 60, इस तरह से टोटल 200 नंबर की ज्योग्राफी होगी आपकी। तो हम ये देखें जो थ्योरी के जो पेपर हैं, 2 पेपर हैं जो 17-17 नंबर के होंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे 10 क्वेश्चन जो हैं, ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे, जिनके उत्तर या तो आपको 20 से 50 शब्दों में देने हैं, या फिर इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिनको देख करके ABCD में से आपको टिक करना है। 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस तरह से ये 20 नंबर के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगले जो क्वेश्चन है उसको हम कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 5 करने हैं आपको। 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहेगा। तो टोटल 20 नंबर का ये पार्ट है। इस शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं, जो 5 क्वेश्चन 10 दिए हुए रहेंगे, उनमें से 5 करने हैं। इनके आंसर आपको 250 शब्दों में, 250 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। लगभग 20 से 25 लाइन का इसका आंसर रहेगा। इस तरह से 20 नंबर ये हो गए। और लास्ट में जो हैं वो एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको केवल 2 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप आंसर करेंगे इनका, और ये क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। तो 2 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए। तो इस तरह से 20 प्लस 20 प्लस 30 70 नंबर का आपका ये पेपर फर्स्ट रहेगा। सेम सेकंड पेपर भी 70 नंबर का रहेगा। पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको केवल हल करने हैं 17 क्वेश्चन हल करने हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी, एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाएगा। तो ये जो हैं इतना हम बता चुके हैं आपको इन चीज़ों के। अब हम इसके टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, जिसका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।